हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की शुरुआत करने की कोशिश की है। ऑलरेडी हमारी मॉडर्न इंडिया ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हमारे 23 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी पार्ट्स को देखा होगा। तो उसी दिशा में बढ़ते हुए अब हम अपने दूसरे सेगमेंट अर्थात वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कराने की कोशिश करेंगे। वास्तव में वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसे हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन हम कवर कैसे करेंगे, हमारी पूरी पैटर्न की तैयारी कैसे होगी, उसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस क्या होगा, आपके अंतर्मन में जो प्रश्न चल रहे हैं कि कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है, नोट्स कैसे मिलेगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे आदि जितने भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उपजे हैं या उपज सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम अपने इस प्रोमो वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपके प्रश्नों को ही नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि हम आपको पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि कल से जब हम प्रथम पार्ट की शुरुआत करें तो वहाँ पे हम आपको ये बता सकें कि आखिरकार ये पुनर्जागरण हुआ क्यों, और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहे कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको जानकर खुशी हो रही होगी कि वास्तव में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस की अब शुरुआत होने वाली है। वर्ल्ड हिस्ट्री वास्तव में अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सामान्य तौर पर हिंदी मीडियम में कोई बुक नहीं है। ठीक है, बात यहाँ पे होती है ये इसलिए क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है कि क्या हिंदी मीडियम में बहुत सारी बुक्स हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं बनी है। ये आपको मानना पड़ेगा और ये सच्चाई है। हाँ, ये बात अलग है कि सामान्य तौर पर अगर आप कोई पुस्तक पढ़कर वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं तो आप बस उसकी ऊपरी सतही जानकारी को ले पाते हैं, उसकी गहनता और उसकी व्यापकता को आप नहीं समझ पाते। तो दिक्कत यही आती है कि जितने भी आपको नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ाने वाले या हिस्ट्री पढ़ने वाले मिलेंगे, उनको या तो वर्ल्ड हिस्ट्री के फील्ड में काफ़ी कम नॉलेज होगा, या तो वर्ल्ड हिस्ट्री को एक तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ाकर अपनी स्टोरी को कवर करा देंगे। बट आप जैसा कि जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी शून्य से शिखर तक की आपकी यात्रा कराती है, तो हम उसी दिशा में आपको बेसिक पुस्तक से लेकर हाई लेवल तक की जो बुक्स हैं, खासतौर पर जिनको एक तरीके से रिसर्चर और स्कॉलर्स के द्वारा पढ़ी जाती है, या जिनको आगे चलकर पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल एनालिटिक अप्रोच में अपने आप को इंटरफेयर करना होता है और वर्ल्ड के अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को डील करना होता है, ताकि वर्ल्ड सिनेरियो में जो डिप्लोमेसी हो वो कैसी बनाई जा सके या उसका शेप किस तरीके से क्रिएट किया जा सके। तो हम वास्तव में इन्हीं सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी होगी वो ऐसी होगी कि अगर आप शून्य भी हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि विश्व का मतलब क्या है और विश्व इतिहास में हम पढ़ते क्या हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जीरो से हमारे साथ शुरू करेंगे। एक एक वीडियो जो जो आप देखते जाएंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में वर्ल्ड हिस्ट्री तो बिल्कुल एक कथा की तरह है, अर्थात इसकी कहानियाँ तो अपने आप में काफ़ी रोचक हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं। तो हम उसी हिसाब से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। आप लोगों के दिमाग में कई सारे प्रश्न और उमड़ रहे होंगे कि ठीक है सर, हम आप पे इतना भरोसा कर ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वर्ल्ड हिस्ट्री आप पूरा कंप्लीट करेंगे? तो न केवल हम आपका वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल पूरा कंप्लीट करेंगे, न केवल हम आपका मॉडर्न इंडिया ऑप्शनल कवर करेंगे, बल्कि हम आपको एंशिएंट और मेडिवल भी कवर करा के पूरे के पूरे आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर करा देंगे। यानी कि आपके हम 45,000 रुपये बचा देंगे। रुपी तो रुपी रहे, आपका टाइम बचा देंगे। आप में से अधिकांश बच्चे कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़कर आए हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें बताता है। जब हम आप लोगों से पर्सनली बात करते हैं, अपने बारे में रिव्यू मांगते हैं, तो आप लोगों का कहना होता है कि सर हम जहां से पढ़ कर आए हैं वहां 2 घंटे की क्लास में 1 घंटा तो केवल पॉलिटिक्स होती है, या फिर 2 घंटे की क्लास में वहां पे 3 घंटे तो गप्पे लड़ाए जाते हैं, 1 घंटा और एक्स्ट्रा वो लोग कर लेते हैं। यानी कि पढ़ाई वहाँ नहीं होती है।
वर्ल्ड हिस्ट्री हम अगर उन्होंने पढ़ा भी दिया तो ये समझ में नहीं आता कि कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा का मतलब क्या है, कांट की मीमांसा का मतलब क्या है। और मतलब तो साहब तब और नहीं समझ में आ पाता कि आखिरकार वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न वर्ल्ड कब से शुरू होता है, एंशियंट वर्ल्ड कब से शुरू होता है, उसकी पहले की स्थिति क्या थी, पुनर्जागरण आया ही क्यों, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत ही क्यों हुई, क्यों प्रबोधन के विचारकों ने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा कि स्टेट का निर्माण एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो, क्यों उन्होंने कहा कि जो राजा हो वो इलेक्टेड हो, क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, क्यों अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या परिणाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, क्या वास्तव में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, क्या उनका योगदान था या फिर इटली का योगदान था, इटली का जो एकीकरण हुआ क्या वास्तव में उसमें नेपोलियन का योगदान था या फिर इटली स्वतंत्र राज्य से ही अपने आप को डेवलप कर पाया। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपको अंतर मन में गुंथित करते रहते हैं और 3-4 किताबें पढ़कर आ जाने वाले बच्चे आपसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते रहते हैं। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं कि वो 3 से 4 किताबें थोड़ी अलग हट के क्या पढ़ लेते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने लगेंगे कि आपके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट हो जाता है कि बताइए हमको ये आंसर ही नहीं आता है, कि बताइए हमने कांट की तर्क की पुनर्परिभाषा ही नहीं पढ़ी, हमने मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद ही नहीं पढ़ा, हमने ये भी नहीं पढ़ा कि विऔपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है, हमें तो साहब ये भी नहीं पता कि सामंतवाद क्या होता है, चर्च की प्रभुता क्या थी, चर्च का क्या रोल था, किस तरीके से चर्च की प्रभुता को डाइल्यूट किया गया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था में भी संसदीय राजतंत्र पहले आया और बाद में संसद आई। ऐसा कैसे हुआ साहब, कैसे विश्व के अलग अलग देश अलग अलग भूभागों में अपने आप के उपनिवेशों के प्रसार की ओर बढ़ते गए, उपनिवेशों के उस प्रसार के पीछे की जो औद्योगिक क्रांति की जो महत्वाकांक्षा थी वो कैसे काम कर रही थी, कैसे ब्रिटिश जैसे उपनिवेश वर्ल्ड में अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रभुत्व बना पाए और विश्व के अन्य देश अपने आप को कैसे पीछे रख पाए। क्या कारण था कि ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले हुआ और बाद के चरणों में आते आते वो पतन की कगार पर चला गया और अमेरिका और जापान आगे निकल गए। क्या कारण हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ कई सारे और भी लैटिन अमेरिकन कंट्री और अफ्रीकन आज़ाद होने लगे। क्या कारण था कि इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य युद्ध हुआ, क्या कारण था कि अरब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो कौन से कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध या कोल्ड वॉर को जन्म दिया, वो कौन से कारण थे जिन्होंने रसिया को यूएसएसआर जैसे इतने बड़े साम्राज्य को पल भर में विखंडित कर दिया, और किस तरीके से अमेरिका का उत्कर्ष हुआ और 2000 के बाद से आज अमेरिका का क्या रोल बना रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, हिटलर का जन्म क्यों हुआ, मुसोलिनी क्यों आया, मेटरनिक की व्यवस्था क्या थी, काबूल कौन था। ये सब सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और आपको जब हम ये प्रश्न सॉल्व कराएंगे तो आप अपने पहले पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक में ये फील ही करेंगे कि जैसे आप विश्व की यात्रा पर निकल गए हैं, आप विश्व के भ्रमण कर रहे हैं, आप प्रशांत महासागर से गोता लगाते हुए अटलांटिक महासागर में आकर हिंद महासागर से नाव को खेवते हुए अपने घर भारत की ओर निकल पड़े। ऐसी यात्रा हम आपको कराएंगे। इस यात्रा में न केवल धर्म को हम साथ में लेंगे बल्कि हम धर्म के साथ साथ नैतिकता को भी साथ में लेंगे। हम प्राचीन उन पुरातन ग्रंथों को भी आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिरकार मोनालिसा की जो पिक्चर्स थी उसमें मुस्कान ही क्यों थी, आखिरकार वो मुस्कुरा ही क्यों रही थी, आखिरकार उस समय का द लास्ट सफर जो पिक्चर्स थी वो क्या थी, उसका मर्म क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। और ख़ास बात क्या है कि जब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, सपोज़ कीजिए हमने शुरू में आपको टॉपिक पुनर्जागरण पढ़ा दिया, तो विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पुनर्जागरण में आए हैं वो तो कवर ही कराएंगे, जितने प्रश्न इन फ्यूचर में आ सकते हैं वो भी कवर कराएंगे। दुनिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी कवर कराएंगे।
आगे चलकर जब हम आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे जो कि निःशुल्क होगी, खासतौर पर 12 अक्टूबर से हिस्ट्री ऑप्शनल की, वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी कराएंगे। अर्थात हम आपको 4 लेवल पे ऑप्शनल के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। आप में से जिन बच्चों ने मॉडर्न इंडिया की सीरीज की होगी तो उन्होंने देखा होगा कि जब हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब वो कवर हो गया तो उसके प्रश्नों को भी सॉल्व कराया। एक एक प्रश्न का आपको फ्रेम दिया, उसकी पीडीएफ दी, उसका एनालिसिस किया, और जब आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिख कर भेजा तो उसको फिर से एनालिसिस करके आपको बता दिया कि साहब आप इस प्रश्न के उत्तर को ऐसे लिख सकते हैं। कई बच्चों के ऐसे भी मैसेज आए कि सर जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ाई तो वो तो बिल्कुल कहानी हमें रट गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बिल्कुल संजय की तरह बाहर बैठे हैं और महाभारत का युद्ध हो रहा है, कैसे मीर जाफर और मीर कासिम आपस में लड़ रहे हैं, कैसे क्लाइव वहाँ से धन को लेकर अपने घर जा रहा है। तो बिल्कुल वैसी ही कहानियाँ हम यहाँ बताएंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार रूसो का जन्म ही क्यों हुआ, आखिरकार कांट का जन्म ही क्यों हुआ, कांट ने क्यों अपने पूर्व के विचारकों हॉब्स लॉक हीगल के कॉन्सेप्ट को चुनौती दी, किस तरीके से रूसो ने अपने पूर्व के समाजवादियों को यूटोपियन कहा, किस तरीके से रूसो की परिभाषा और मार्क्स की परिभाषा अलग अलग हो गई, किस तरीके से रूसो के विचारों की प्रासंगिकता पर नेपोलियन का आक्षेप पड़ गया, किस तरीके से रूसो के विचारों को लेकर ही रॉबेस्पियर का जन्म हुआ। इन सभी कहानियों को पढ़ाएंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आप अगर हमारे 2 से 3 पार्ट देख लेंगे तो आप ये कहने लगेंगे कि वास्तव में दुनिया की सबसे सरल अगर कोई चीज़ है तो वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में अगर कोई सबसे सरल चीज़ है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अगर कोई सबसे सरल चीज़ है तो वो क्या है, पूरा का पूरा प्रबोधन, पुनर्जागरण और पूरी की पूरी कहानियाँ। समझ रहे? हम इसमें आप ये मान कर चलिए कि लगभग इंग्लिश मीडियम की 10 से 12 किताबें जो मोस्ट प्रॉब्ली जो कॉमन हैं, जो सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो तो कवर ही कराएंगे, बल्कि हम आपको लगभग 35 इंग्लिश मीडियम की अलग से बुक को कवर करेंगे। हम इसमें इग्नू के एमए और बीए के नोट्स को भी कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी की ओल्ड और न्यू को भी कवर करेंगे। हम इसमें आपके साथ न केवल हिंदी मीडियम के टॉप मोस्ट जो बुकलेट्स हैं उनको कवर करा देंगे, बल्कि हम आपको इसमें इंग्लिश मीडियम की जो बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स हैं, जिनका शायद आप में से कई सारे बच्चों ने नाम भी ना सुना हो, या जिन्होंने कई बार किसी टीचर के मुखार बिंदु से ही सिर्फ सुना हो, ठीक है, उन बुक्स को भी हम कवर कराएंगे। आप में से कई सारे लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ना कभी, हालांकि अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, खाम खा आप 1700-1800 रुपये की 3 बुक खरीद कर अपना पैसा क्यों वेस्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा बंस की बुक आती है, 3 वॉल्यूम में आती है, वर्ल्ड सिविलाइजेशन नाम से, ABC नाम से आती है। कभी अमेजन पे सर्च करना वर्ल्ड सिविलाइजेशन बाय बंस, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्टली बुक होती है। कॉस्टली तो छोड़िए, इंग्लिश मीडियम में होती है, बच्चों को पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी जो हम आपको बुक इसमें कवर कराएंगे वो होगी यूरोपियन सिंस नेपोलियन। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराएंगे ताकि आप डेविड थॉमसन की इनके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। साथ ही हम आपको कराएंगे मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ। नॉर्मन लॉ की ये जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन है उस पर बहुत बेहतरीन लिखा है। बेहतरीन लिखने का मतलब क्या, कि जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना कि वर्साई की संधि में किसका दोष था, तो हम इंडिपेंडेंटली कह देते हैं कि भाई जर्मनी का दोष था, या हम कह देते हैं ब्रिटेन का दोष था, या कह देते हैं फ्रांस का दोष था। बट उसमें बड़ा एनालिटिक करके किया गया कि कितने % जर्मनी का दोष था, क्या जर्मनी के दोष को रोका नहीं जा सकता था, क्या फ्रांस को रोका नहीं जा सकता था, क्या ब्रिटेन को रोका नहीं जा सकता था, क्या वास्तव में वर्साई की ट्रीटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम बनी, क्या वास्तव में वर्साई ऑफ ट्रीटी ने हिटलर और मुसोलिनी को जन्म दिया, क्या वास्तव में वर्साई की ट्रीटी ने उग्र राष्ट्रवाद को विश्व में जन्म दिया। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। फांसीवाद और नाजीवाद का जन्म कैसे हुआ, ये सब पढ़ाएंगे। फांसीवाद का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। मतलब आप ये समझ जाइए कि आपको अब इस यात्रा में चलना है, कुछ भी लेकर नहीं चलना है। मन है, दिली इच्छा है, मानता ही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हमारा दिल है कि मानता ही नहीं है, एक बार मैसेज ही उनको कर दें, तो
कर दीजिए मैसेज, लेकिन वही है ना, कोई फ़ायदा नहीं, आपका वहाँ से रिस्पांस नहीं आने वाला। अर्थात सिंपल सी बात है कि आप कोई भी बुक पढ़ लेंगे, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्या फ़ायदा एनसीईआरटी पढ़ने का जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि साहब सामंतवाद का मतलब क्या था, आपको पता ही नहीं चला साहब रोम का पोप कितना प्रभुत्वशाली होता था, आपको पता ही नहीं चला साहब कि चर्च की क्या भूमिका होती थी और चर्च की भूमिका को लेकर ही क्यों आगे विवाद हुआ, क्यों आगे चलकर चार्टिस्ट आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन हुए, क्या कारण था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हो गया। इन सभी बातों को हम कवर कराएंगे। तो आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपको कोई काम नहीं करना है, आपको उन्हीं चीज़ों पर बस ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो क्या क्या है? पहला काम ये है कि हम आपको जो पीडीएफ देंगे उसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो अच्छी बात है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर आप बनाते हैं नोट्स, है ना, तो क्या होता है वो चीज़ आपके दिमाग में अंदर चली जाती है, ठीक। और जो ही आपने नोट्स बना लिया, फिर आपने हमारे वीडियो को देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जब आपने दोनों काम कर लिए, हमने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया, आपने उसे लिख दिया, तो आपका एक कॉन्सेप्ट और नोट्स क्लियर होने के साथ ही आपके माइंड में छप जाएगा। आपने लिखकर हमें भेज दिया, और आपने अगर लिखकर भेज दिया और आप ही के जैसे 5 से 7 या 10 सज्जन और देवियों ने अगर लिखकर भेज दिया, उनका भी अगर आपने सुन लिया, तो भाई साहब ये मान कर चलिए भगवान ब्रह्मा भी आपका वो आंसर नहीं भुला पाएंगे, इतना अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हर एक टॉपिक की, लेकिन जो पीडीएफ होगी वो सिनॉप्सिस वाइज होगी। सिनॉप्सिस का मतलब जैसे आप लोग मॉडर्न इंडिया का हमारा नोट्स देख रहे होंगे कि जैसे मान लो हमने लिखा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कारण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे होंगे सिनॉप्सिस में, क्लियर। और ये नोट्स केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो हमारी क्लास करेंगे, ऐसे तो किसी को नोट्स समझ में ही नहीं आएगा। आप किसी के सामने भी रख दोगे ना तो भी नहीं बता सकता इस नोट्स का मतलब क्या है, क्योंकि उन लाइंस के बीच का जो स्टोरी है, उन लाइंस के बीच की जो कंजंक्शन है, वो हम आपको अपने वीडियो में ही बताएंगे, वहाँ नहीं बताएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर आप नोट्स हमें कोई बनाकर बुकलेट ही क्यों नहीं दे देते? तो एक बात बताइए, हमने अभी आपसे क्या कहा कि 10 बुक हम मोटे तौर पर जो बेहतरीन हैं उनको कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम की, 35 एक्स्ट्रा बुक इंग्लिश मीडियम की उन्हें कवर करेंगे, वर्ल्ड की इंसाइक्लोपीडिया पूरी कवर करेंगे हिस्ट्री की, लगभग उसमें 12 से 13 वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, उन्हें कवर करेंगे। साथ ही हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी कवर करेंगे, इग्नू को कवर करेंगे, बीए एमए की इग्नू को कवर करेंगे, कई बेसिक बुक को जिनको आप पढ़ते हैं जैसे दीनानाथ वर्मा की बुक आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे कुछ एक कॉन्सेप्ट वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। साथ ही हम आपको यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी के कई टॉपिक पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स की घटनाओं को ऐड करेंगे, न्यूज़पेपर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और पैलेस्टीन तो तभी समझ पाओगे ना जब हाल के घटनाक्रम को समझोगे, यूएन की प्रासंगिकता तो को तभी समझ पाओगे जब आईआर को आप समझोगे। तो आईआर के लिए अलग अलग बुक हैं, हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को जब कवर करेंगे तो आप बताइए अगर इन सबके पेज को अगर हम मिक्स भी कर देंगे ना, तो भाई साहब यकीन मानिए कि ऋग्वेद जैसे न जाने कितने ग्रंथ समा जाएंगे, ठीक है। और फिर मज़ा भी नहीं आएगा आपको। कॉपी पेस्ट करना अपनी आदत है नहीं कि 2 लाइनें ऊपर से कहीं की चिपका दो, 3 लाइनें फिर किसी और की चिपका दो। जो अलग अलग कोचिंग संस्थान अपने नोट्स बनाते हैं ना, वो ऐसे ही ड्रामा करते हैं, 3 लाइन कभी इससे ले ली, 2 लाइन उससे ले ली, 3 लाइन उससे ले ली, ना सुर है ना ताल है, बिना गाना बाज के एक तरीके से बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर किसने क्या कहा, नीचे किसने क्या कहा, ठीक है। तो ऐसा ड्रामा हम नहीं करेंगे। और जब हम ये सब कंपाइल करेंगे ना तो बहुत सतर्कता से हम करते हैं कंपाइल। आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, वहाँ कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि इसमें 200 किताबों को मिक्स किया गया है, समझ रहे, आपको नहीं लगा होगा कभी भी, लेकिन हमने उसमें किया है। आप नाम पूछिएगा, सबका नाम बता देंगे कौन सी लाइन किस बुक की है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे सब लाइन को कवर करेंगे। जब हम आपको सामंतवाद के बारे में बता रहे होंगे कि आखिरकार सामंतवाद आया कहाँ से, हुआ क्यों, समाप्त क्यों हुआ, उसके बाद की स्थिति कैसे बनी, कैसे पुनर्जागरण, कैसे प्रबोधन को पृष्ठभूमि प्रदान की, इन सब चीज़ों को जब बता रहे होंगे तो इनमें सभी बुक्स कवर हो रही होंगी, ठीक है ना।
तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आपके पास बहुत है, इतना ही नहीं पढ़ पाते हो आप लोग, तो इसमें पढ़ के आपका दिमाग क्यों लगाओगे। और अगर आपका फिर भी दिल है कि मानता ही नहीं, तो आपके पास जो बुक हो, किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स हो, पढ़ लेना। बहुत इच्छा है तो, बहुत खाली समय है आपके पास, जो बुक हो उसे पढ़ लेना। NCERT पढ़ लेना, NIOS की बुक पढ़ लेना, IGNOU की बुक पढ़ लेना, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ लेना, किसी का भी पढ़ लेना, आप जहाँ पढ़ते थे उन्हीं का पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन फ़ायदा नहीं है, काम नहीं आएगा वो कहीं पे, क्योंकि उनकी बातें उर्दू में लिखी हैं, उनकी बातें फारसी में लिखी हैं, कोई तमिल में लिखे, कोई तेलुगु में लिखे, हमें आपको हिंदी में पढ़ाना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब प्रश्न एक और आपका कि सर क्लास का ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा। तो क्लास का ड्यूरेशन वास्तव में हम टॉपिक के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे तो शुरू में हमारा पहला टॉपिक क्या है कि 18वीं सदी के पूर्व का यूरोप, 18वीं सदी के पहले का, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अमेरिका क्रांति हुई, फ्रेंच क्रांति हुई, ये सब 18वीं सदी की है। 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से लेके 1799, ठीक है। जब भी बात है ना 18वीं, तो इसका मतलब ये होगा, अब 17वीं की बात आ जाए तो 1601 से लेके 1699, ठीक है। तो इससे पहले का जो यूरोप था, इससे पहले का यूरोप का मतलब कि रोमन साम्राज्य कैसा था, रोमन साम्राज्य किस तरीके से विभाजित हुआ, कैसे रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य किस तरीके से 1453 तक आते आते, जब तक कुस्तुनतुनिया पर अटैक नहीं हो गया, तब तक कैसे पूर्वी रोमन साम्राज्य बना रहा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य कैसे पूरी तरह से पहले में ही समाप्त हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि किस तरीके से पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनों का बार बार आक्रमण होता गया और वो समाप्त हो गया, ठीक। हम ये भी बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के रूप में बताया जाता है, कैसे वहाँ पे भी डार्क एरा को बताया जाता है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं करनी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब जब इतना आपका हो गया तो आपने पूछा ड्यूरेशन, मेनली मुद्दा तो वही था, ड्यूरेशन ही। तो हम आपको जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक पढ़ा है 18वीं शताब्दी से पहले का यूरोप, तो ये पूरा कवर करा देंगे टॉपिक। 18वीं शताब्दी से पहले का यूरोप मतलब सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, सामंतवाद का उदय क्यों हुआ, इसके पतन के क्या कारण थे, ठीक है। चर्च का क्या संबंध था स्टेट के साथ में, चर्च कैसे डाइल्यूट हुआ, और बता देंगे आगे की पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि कैसे बनी, ठीक। इतना एक टॉपिक में कवर होगा। हो सकता है ये वीडियो आपका 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट इतना पहुंच जाए, और इतना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शनल है भाई। ये 10-10 मिनट की अगर हम क्लास लेंगे, 30 मिनट की क्लास लेंगे, तो क्लास ज़्यादा हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। और वही बात है ना, बीच में अगर टॉपिक छूट गया, स्टोरी छूट गई, तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए पूरे के पूरे टॉपिक को ही हम कवर कराएंगे, ठीक है। सेकंड मान लीजिए जो हमारा टॉपिक होगा तो वो होगा पुनर्जागरण का वीडियो। उसमें क्या करेंगे कि हम 2 खंड में बांट देंगे, 2 से 3 खंड में, कि पुनर्जागरण एक तरीके से पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, पृष्ठभूमि हालांकि वहीं से ही जुड़ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके कारण क्या थे, इटली में ही क्यों हुआ, इसके स्वरूप और इसकी विशेषताएं क्या थी, हम इतना आपको बता देंगे। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके संदर्भ में कौन कौन से इशूज सामने आए, ठीक है। और इसी से रिलेट करते हुए बता देंगे कि आगे धर्म सुधार आंदोलन कैसे बढ़ा। और फिर अपने तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में, मतलब पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथे पार्ट में बता देंगे कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ। ऐसी कहानियां हम आपको बताते जाएंगे, ऐसे पार्ट बाई पार्ट आएंगे। अभी हम आपको पूरा सिलेबस भी एनालिसिस करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए कि सिलेबस कैसे एनालिसिस करना है, कैसे नहीं एनालिसिस करना है, ये भी करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कराएंगे, तो निश्चिंत रहिए, आराम से करिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा, और वैसे भी आप लोग तो 5-5 घंटे के हैबिट वाले पर्सन हैं, और 2 घंटे 3 घंटे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए क्लास 45 मिनट की हो। हाँ, आप ये कर सकते हैं, हम आपकी क्लास बोर नहीं होने देंगे। 2 घंटे की जैसे मान लीजिए क्लास होगी, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 2 घंटे की क्लास में आपको हर 40 मिनट में ब्रेक दे देते हैं। 40 मिनट में ब्रेक का मतलब कोई कहानी सुना देते हैं आपको प्रसन्न करने के लिए। मान लीजिए आपकी लव स्टोरी सुना दी, आप आश्चर्य में मत पड़िए कि हमें आपकी लव स्टोरी पता होगी, बिल्कुल नहीं पता होगी, बस मजाक करते हैं वहाँ पे, ताकि आप थोड़ा हंसें, थोड़े खुश
हों कि अच्छा चॉकलेट खाने को मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, ऐसी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाए और अगले 45 मिनट के लिए आप फिर से एक्टिव बन जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कराते रहते हैं, तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि आप बोर होंगे, ठीक। और कहानी की तरह पढ़ाएंगे भाई साहब, बिल्कुल जैसे मूवी चल रही होगी, 3D मैपिंग सिस्टम होगा, ठीक है, तो आप बोर हो ही नहीं सकते। ये चीज़ें हमने करा दी। अब बात आती है इसके बाद आपका नोट्स, तो हमने बता दिया कि आपको नोट्स बनाना है, क्लास भी हमने बता दी। क्लास कैसे आएंगी, ऑलरेडी आपको पता है कि ये ऑड और इवन सिस्टम पर आधारित हैं, मतलब सोमवार, बुधवार और बताइए शुक्रवार, ये आपकी आएंगी क्या, मॉडर्न इंडिया, ऑलरेडी आपको पता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इन 3 दिन आएंगी क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि आज मंगलवार है तो आज हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आ रही है। अब हमारी अगली जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी वो कब होगी, बृहस्पतिवार को, यानी कि कल हमारी कौन सी होगी, मॉडर्न इंडिया की, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न इंडिया बताएंगे, अभी यहाँ पे हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ठीक। और जो ही हमारी ये मॉडर्न ख़त्म हो जाएगी, मॉडर्न हमारी लगभग ये मानकर चलिए कि 15 जुलाई के पहले पहले ख़त्म हो जाएगी और लगभग आधा से ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल टोटल 12 पार्ट हैं और 12 पार्ट को अगर हम सब पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो एक एक के 3 वीडियो बनेंगे, लगभग 45 या 36 वीडियो बनेंगे क्लासेस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लगभग इन क्लासेस को 100 के अंदर कवर कराएं, ठीक है, ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और काफ़ी ब्रॉड लेवल से आप क्वेश्चन कर सके, क्योंकि क्लास तो हो जाएंगी ना, क्वेश्चन भी तो कराने हैं आपके बैक ईयर के, ठीक। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बातें आप समझ के कैसे क्लासेस आएंगी कैसे नहीं आएंगी, और ये भी 15 जुलाई तक सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर 15 जुलाई से हम एंशिएंट और मेडिवल शुरू करेंगे, क्लियर, यानी कि ये दोनों सेगमेंट कवर हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे एक और, जो अभी मुझे अचानक से याद आई। वो क्या याद आई, देखिए मैं भूल गया फिर से लगता है। वो ये बात है कि हाँ, जो इसके लिए बैक ईयर का पेपर है वो साहब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसमें कोरोना का टाइम पीरियड है, पैसे जेब में है नहीं साहब, गरीब आदमी हम लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। गांव से हो आप लोग, दूर दराज से हो, खेती किसानी आपके माता पिता करते हैं, तो बोझ क्यों बनना। और वैसे भी श्री IAS एकेडमी का पर्पस है कि आपको हर चीज़ निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाए, ठीक। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम आपको पूरी की पूरी PDF ही शेयर कर देंगे, किसकी, बैक ईयर की, ठीक है। तो बैक ईयर की पूरी हम PDF ही आपको शेयर कर देंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका हमने क्या सोचा है कि आप पूरा बैक ईयर तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे और ना ही पढ़ेंगे, ना ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आंसर लिख कर भेजेंगे। हमने ये सोचा है कि जब टॉपिक कवर हो जाएगा पुनर्जागरण पूरा, उसके बाद जितने भी बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसके पेज को उसी में PDF में सबमिट कर देंगे, उसी वाले टॉपिक में जहाँ क्वेश्चन करा रहे होंगे। और फिर उनका जैसे मॉडर्न इंडिया में एक एक क्वेश्चन का हम फ्रेम देते हैं ना, अभी जैसे हम आपको GS आंसर राइटिंग फ्रेमिंग कराते हैं, जैसे आज से ही आपकी सीरीज शुरू हुई थी, तो उसमें हम जैसे आपको कराते हैं ना GS आंसर राइटिंग फ्रेमिंग बैक ईयर, वैसे ही हिस्ट्री ऑप्शनल के बैक ईयर को भी कवर कराएंगे, ठीक है। और आपको PDF दे देंगे, तो आपको फिर क्वेश्चन की बुकलेट ज़रूरत ही नहीं है। और एक और बात, कुछ बच्चों के दिमाग में लग रहा होगा, सर क्वेश्चन अगर पहले मिल जाते बैक ईयर के तो ये समझ में आ जाता कि आखिरकार UPSC क्वेश्चन पूछती कैसे। तो ये तो तब होता है ना जब आप अपने मन से पढ़ते हो। आपको क्या करना है सोच के कि क्वेश्चन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस चीज़ के लिए तो हम बैठे हैं। हम आपको जो क्वेश्चन बता देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, ना भूत में कभी आया ना भविष्य में कभी आएगा, ठीक। तो इस पर आपको डाउट नहीं करना है कि कैसे होगा, हालांकि हम आपको दे देंगे, आपकी दिली इच्छा है। जैसे हमने GS की जनरल स्टडीज़ की आपको दी थी ना 1979 के बैक ईयर से लेके 2020 तक, तो वैसे ही हम आपको इसको भी दे देंगे। चलिए, आपका ये हम समस्या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय देना, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम आपको PDF पूरी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। इतना हो गया। अब आप लोगों का जो सबसे बड़ा संदेह है वो ये कि मास्टर जी हम विश्वास तो कर लिए कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाओगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, लेकिन ये तो बता दो कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आती भी है या नहीं आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री आती हो तभी तो पढ़ाना, मतलब ऐसे मत पढ़ा देना हवाबाजी में, क्योंकि बहुत सारे टीचर हमने देखे हैं जो आता रहता कुछ नहीं है, 3 किताबें पढ़ लिया, सोचते हैं उनको वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। तो आपको बस थोड़ा सा बताएंगे, अपने बारे में हम ज़्यादा बताते नहीं हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है अपने बारे में ज़्यादा बताना, और तारीफ़ करने की अपनी तो आदत बिल्कुल है ही नहीं। वो तो आप लोग खुद ही जब वीडियो देखते हैं तो आप जब करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आपको समझ में ना आए तब तक किस बात की तारीफ़
है ना। तो समझ में आपको आए, तारीफ तभी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपकी इच्छा के लिए इतना बता देना चाहते हैं कि विगत 9 वर्षों से हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विगत 11 वर्षों से हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें जो भी गेस करना हो गेस करते रहना कि वर्ल्ड हिस्ट्री का लेवल कितना होगा हमारा। एक और बात यहाँ बता देना चाहते हैं कि आपके इंडिया में जितने भी टॉप एजुकेटर हैं जो आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनसे कम मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का एजुकेशन नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है हमारा, ठीक है। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप हमारी क्लास करेंगे। और जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की है वो अच्छे से समझ गए कि मॉडर्न इंडिया का जो लेवल है वो वास्तव में जो परंपरागत जो धुरंधर जो लोग हैं हिस्ट्री पढ़ाने वाले, उनसे भी 10 गुना ऊपर है। 10 गुना ऊपर का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब ये नहीं होता कि उनसे ज़्यादा हमने किताबें पढ़ डाली, उनसे अच्छा समझाने का तरीका है ताकि आपको एक क्वेश्चन भी ना बचे। इंपॉर्टेंट तो यही है भाई। आपको अगर यही नहीं समझ में आया कि वर्साय का महल था क्यों, वो प्रतीक क्यों था, बास्तिल का किला का मतलब ही क्या था, क्यों तोड़ा गया, तब तक मज़ा कहाँ से आएगा। तो ऐसा जब तक हम आपको कॉन्सेप्ट ना बता दें तब तक फिर ये नहीं फायदा है कि आपकी डिग्री क्या है। वही होता ना, डिग्री आपकी कितनी भी हो, कितने भी हाई लेवल आप पढ़े हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी पढ़े हो, मज़ा तो तब है जब आप हमको समझा दीजिए। और एक टीचर का तो यही उद्देश्य होता है कि अपने अभ्यर्थियों को अच्छे ढंग से समझा पाए। तो ये निश्चिंत रहिए आप कि एजुकेशन लेवल की अगर बात आ जाए कभी भी तो आपका मास्टर इन लोगों से बहुत ऊपर है, ठीक है। हर एक लेवल पे, हर एक फील्ड में जितनी उनके घर में किताबें केवल एक सब्जेक्ट की नहीं होंगी, उतनी हमारे पास सारे सब्जेक्टों को मिला कर हैं। सॉरी, उल्टा बोल गया कि जितनी उनके पास सारे सब्जेक्टों की होंगी किताबें, उतनी मेरे पास एक सब्जेक्ट की किताबें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप दिमाग हटा दीजिए। और रही बात मेहनत की, अब बात आती है कि कितनी सर आप मेहनत कर सकते हैं, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग तो ऑलरेडी देख रहे हो कि आपको कितना चीज़ें हम पढ़ाते हैं। हम खुद ही सोचकर कभी दंग रह जाते हैं कि इतनी एनर्जी आखिरकार हमारे अंदर आ कहाँ से जाती है। और ये इसलिए भी आ जाती है क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार है कि इतनी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता रहता है और यही कहता है कि बस कुछ और नया करो, कुछ और नया करो, इनके लिए कुछ और बेहतर बनाओ, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि आप भी हमारे साथ इतनी ही मेहनत करते हैं, ठीक है। वरना किसको इतनी पड़ी है कि आप हमारे चैनल पे आएँ और देखें, एनालिसिस करें, आंसर राइटिंग करें, ठीक है। तो ये विवाद आपके सारे सॉल्व हो गए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपका कोई क्वेश्चन शायद बचा होगा, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन ये बचा हो कि क्या आंसर राइटिंग आप हिंदी में करेंगे सिर्फ या इंग्लिश में भी। तो आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, हम दोनों में चेक कर सकते हैं। इस बात से बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा क्या सर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे? अभी नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं। अभी क्या काम है, इंग्लिश मीडियम वाले देखो वैसे भी टॉप कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को तो पीछे करने के लिए हमने हिंदी मीडियम में शुरू किया है। तो पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों को जब हिंदी मीडियम के लगातार 5 साल में फर्स्ट रैंक दे देंगे, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है भारतवर्ष में, जिस दिन वो तोड़ देंगे 5 बार लगातार अगले 5 सालों में, तब फिर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाने लगेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। क्या सर ज़िंदगी में कभी आप पैसा लेंगे? एक ये भी क्वेश्चन होता है ना कि मास्टर अभी तो चल लो, पता नहीं बीच में पैसा मांग लो। तो जीवन में कभी पैसा आपसे नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। मतलब आज नहीं, आज भी आप पढ़ रहे होंगे तो भी नहीं लेंगे, आगे चलकर आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सिस्टर्स भी पढ़ेंगी इस क्लास में आके तो भी पैसा नहीं लेंगे, निश्चिंत रहिए। क्या सर ये कभी क्लासेस बंद होंगी? कभी क्लासेस बंद नहीं होंगी, ठीक है। क्या सर इन सिस्टम्स में कोई बदलाव आएगा? कोई दूसरा टीचर क्या कभी आधा पढ़ाएगा या पूरा पढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा। आप ये मान कर चलिए कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो अधिकांशतः हम ही आपको कवर कराएंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है। भाई अगर उनको पता होता लेवल तो आज वो खुद ना अपना संस्थान खोल लेते हैं, ठीक है। तो उनको नहीं पढ़ाना है किसी और को। हाँ, टीम मैनेजमेंट में भले आ सकते हैं, PDF वगैरह बनाएं या देखें, एक तरीके से आप लोगों के कमेंट वगैरह करें जो नया टीचर कभी आया इन फ्यूचर में। आगे का हमारा प्रोग्राम क्या है, आपका ये भी क्वेश्चन होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब आपकी कवर हो जाएगी, मॉडर्न इंडिया जब कवर हो जाएगी, एंसेंट कवर हो जाएगी और मेडिवल कवर हो जाएगी, तो हम आपको लगभग हो सकता है 27 मार्च 2022 से इसको फिर से शुरू करेंगे। और जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शनल हम कैसे पढ़ाएंगे? एनिमेशन टेक्निक के जरिए। मतलब यहाँ पे पिक्चर के रूप में कार्टून जो होता है ना, कार्टून नेटवर्क, वैसा बनाएंगे। उस पर हमारी टीम वर्क कर रही है, बहुत जल्द उस पर कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो हम उस पर भी काम करेंगे।
खैर अभी उस पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी आगे आप जानते हैं हमारी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं, उनको भी कवर कराएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और आएगा कि सर जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री आप कवर कराएंगे क्या जीएस के लिए उपयोगी है? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप ये मान कर चलिए कि जीएस का पाठ्यक्रम पूरा हम कवर करा देंगे इसमें। तो जो बच्चे जीएस कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें। और एक और बात है, जीएस तो इसमें होगा ही होगा, यानी कि 1 पेपर जीएस का कवर होगा। दूसरी बात यह है कि आपका आईआर का ट्रेडिशनल पूरा इसमें कवर हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आपकी गवर्नेंस और आपकी इथिक्स का भी टॉपिक काफ़ी सारे इसी से कवर हो जाएंगे। भाई कांट हो, रूसो हो, लॉक हो, हॉब्स हो, हीगल हो, मार्क्स हो, ठीक है, इन सबको तो आप पढ़ते ही हो ना इथिक्स में, तो वो यहाँ पे हम कवर करा देंगे और वहाँ पे तो कवर कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका GS 1 में, GS 2 में, GS 4 में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और होगा GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, और AC में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। समझ गए? तो आप इस बात से बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि ये कहाँ कहाँ उपयोगी होगा। हम उपयोगिता को देखकर ही ये शुरू करते हैं। तो आपका GS का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि GS में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन और बचता है, वो ये क्वेश्चन आपका बचता होगा शायद कि सर जो ये आप पढ़ा रहे होंगे, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे, तो उनके क्वेश्चन क्या हमें उसी दिन लिख कर डालने होंगे? तो ये आपकी इच्छा पे, अगर डाल देंगे तो अच्छी बात है, चेक हो जाएगा, नहीं डालेंगे तो भी अच्छी बात है, आपकी खुद की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। लिखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ उसका दे ही देंगे आपको, फ्रेम वगैरह। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन और होगा कि सर जो ये वीडियो होंगी क्या एक ही बार इनको देख सकते हैं? नहीं, अनलिमिटेड बार आप YouTube पर देखिए ना, YouTube पर ही तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सब अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। देखिए YouTube पर इसकी 2 प्लेलिस्ट बनती हैं हमेशा ऑप्शनल की। एक तो होती है सब्जेक्ट वाइज अलग से, जैसे अब आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल, उसमें वीडियो आते रहेंगे एक एक करके, 2-2 करके। ठीक, तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल की श्री IAS एकेडमी की, वहाँ से आप वीडियो देखेंगे। और टेलीग्राम चैनल के लिए आप हमारी नीचे दी गई लिंक में टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, या तो फिर आप हमारे YouTube चैनल पर ही जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आप जाएंगे अबाउट पे, वहाँ टेलीग्राम का आइकन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे, सीधे हमारे ग्रुप पे आकर आप अपने आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क है। PDF हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो भी हम बुक्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, कुछ भी आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इतनी बातें आपकी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी। अब बात आती है, जब इतनी बातें हो गई कि सर अब आप एक काम करिए ना, हमें पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही तेज़ी से ओवरव्यू दे दीजिए। और ये ओवरव्यू हम आपको इसलिए देना चाहते हैं कि अभी हम आपको ये ओवरव्यू दे दें, जब कल से हम आपकी प्रॉपर क्लास शुरू करें तो आपको ये लगे कि अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो कल हमारा ये आएगा नंबर, परसों ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझ रहे? तो ऐसा ओवरव्यू हम आपको एक दे देते हैं ताकि आपको लगे कि वास्तव में इतना बड़ा तालाब है, इसी में रोज़ नहाना है, सुबह नहाना है, शाम को नहाना है, कई बार नहाना है, गर्मी में नहाना है, बारिश के पानी में नहाना है, मतलब नहाते ही रहना है। ठीक है, इतना नहा लेना है कि बिल्कुल पवित्र होके निकलेंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आप देख लीजिए कि वास्तव में हमारा पाठ्यक्रम कैसा है और किस तरीके से हमें इसे कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए बात आती क्या है कि ऑप्शनल में एक जो कमी की है UPSC ने, वो क्या की है कि प्रबोधन से इसे शुरू किया है, इसने पुनर्जागरण की बात ही नहीं की। और दुख की बात ये है कि अगर आपने पुनर्जागरण नहीं पढ़ा तो प्रबोधन आपको नहीं आएगा समझ में। तो हम क्या करेंगे, न केवल आपको पुनर्जागरण पढ़ाएंगे बल्कि पुनर्जागरण के पहले का यूरोप क्या था वो भी पढ़ाएंगे। यानी कि हम 2 कदम पीछे जाकर पहले आपको टॉपिक कवर कराएंगे। यानी कि पहले हम आपका फाउंडेशन बनाएंगे, बेस मजबूत करेंगे, ताकि फ्यूचर में आप एक भव्य इमारत बना सकें जो भूकंप रोधी हो, यानी कि भरभरा के गिरे ना। भाई आपको मान लीजिए हमने पढ़ाया ही नहीं पुनर्जागरण, आपको कैसे पता चलेगा भाई प्रबोधन लोगों के अंदर कैसे आया? कैसे आपको पता चलेगा कांट की मीमांसा आगे कैसे बनी? कैसे आपको पता चलेगा कांट ने तर्क की पुनर्परिभाषा गढ़ दी? क्या कांट के पहले के लोगों का तर्क क्या था? तो ये चीज़ें बताएंगे ना पुनर्जागरण के।
पुनर्जागरण हुआ क्यों, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इटली से ही क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम आपको सामंतवाद बताएंगे, कैसे पतन हुआ, चर्च का डोमिनेंस कैसा था, ठीक है, सामंतवाद का सिस्टम क्या था, वहाँ पे जो सिस्टम होता था 3 स्टेट्स का, उसका क्या मतलब होता था, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना है। तो पहले हम आपको पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे प्रबोधन क्या होता है। और जब प्रबोधन हम बताएंगे तो हम एक तो बेसिक बताएंगे प्रबोधन, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके विचारक कौन कौन से होते हैं, उपनिवेशों में इसका कैसे प्रसार हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसकी सीमाएं क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा, विश्व में कैसा पड़ा, और पुनर्जागरण और प्रबोधनवादी जो चिंतक थे उनके मध्य में डिफरेंस क्या थे। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि समाजवादी विचारों का उदय कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, मार्क्स तक कहाँ तक पहुँचा, मार्क्स का समाजवाद कैसा था, उसका समाजवाद पहले वाले समाजवाद से कैसे डिफरेंस था। आपको सोशलिज्म पूरा आ जाएगा, यहाँ पे समझ जाएंगे कि आप अच्छा मार्क्स ने हीगल के भौतिक द्वंद्ववाद को किस तरीके से अपने आप में बदल कर रख दिया, यानी कि उनका जो भौतिक द्वंद्ववाद था वो कैसे अलग था हीगल से, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे, उनकी सिंथेसिस, एंटीथेसिस, थीसिस, इस सब के कॉन्सेप्ट को कवर कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि मार्क्स के बाद यूरोप की स्थिति कैसी बनी, मतलब यूरोप के अन्य देशों में कैसे मार्क्स के विचार फैले, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर हमारा आता है आगे चलकर कि उन प्रबोधन और पुनर्जागरण के जो विचार थे उन्होंने जब प्रसारित हुए विश्व के अलग अलग भागों में, तो उन्होंने किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया, कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन से फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रेरणा पाई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो परिणाम हुए उसने विश्व में किस तरीके से राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। नेपोलियन के युग को भी यहाँ पढ़ेंगे, कैसे नेपोलियन क्रांति का जन्मदाता और उसका हंता था, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। यूरोपीय राज्य प्रणाली क्या होती है इसको पढ़ेंगे, अर्थात कि क्रांति से पूर्व, अमेरिका क्रांति से पूर्व कैसी वहाँ पे स्थिति थी, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ डिटेल में कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं ये, अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। फिर जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम अमेरिका ही संविधान में ये भी देखेंगे कि जब अमेरिकन संविधान बन गया, अमेरिका आज़ाद हो गया, तो 1776 वाला जो अमेरिका था वो 1862 तक आते आते कैसे गृह युद्ध में तब्दील हो गया। वो सिविल वॉर कौन से थे, दास्ता का उन्मूलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, उत्तरी जो अमेरिकी राज्य थे, दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे, कैरोलिना का क्या मतलब था, मैसाचुसेट्स का क्या मतलब था, फ्लोरिडा की क्या भूमिका थी, सब कवर कराएंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए। अब्राहम लिंकन कौन थे, उनका योगदान क्या था, उनके विचार कौन से थे, उनके क्वेश्चन उनसे रिलेटेड कौन कौन से थे, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करा देंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन की गणतंत्रात्मक राजनीति कैसी थी, अर्थात ब्रिटेन में जो पहले राजा की प्रभुता होती थी वो कैसे धीरे धीरे संसद के अधीन आने लगा, कैसे ब्रिटेन की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने आगे चलकर राजा की शक्ति में कमी की और संसद के अधिकार को बढ़ोतरी दी, और उन संसदीय सुधारों का परिणाम क्या हुआ, और वो संसदीय सुधार जो थे वो भारत में भारत शासन अधिनियम के संसदीय सुधार से कितना मैच करते थे, कैसे वो संसदीय सुधारों ने मुक्त व्यापारियों को प्रमोट किया, और उन मुक्त व्यापारियों के प्रमोशन से किस तरीके से चार्टरवादी या चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। जब हम ये पढ़ लेंगे तब हम ये देखेंगे अच्छा मुक्त व्यापार आया क्यों, आया इसलिए था क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आखिरकार इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों हुई, इसके कौन कौन से कारण थे, इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है, इसका विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भूमंडलीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, विभिन्न देशों में कैसे औद्योगिक क्रांति आई, जापान में कैसे आई, अमेरिका में कैसे आई, चाइना में कैसे आई, रशिया में कैसे आई, इंडिया की क्या स्थिति थी, लैटिन अमेरिकन कंट्री की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर कराएंगे आपको, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान, भूमंडलीकरण का क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराएंगे।
फिर बात आती है राष्ट्र राज्य प्रणाली। हमने शुरू में पढ़ा था क्या कि फ्रांस से किस तरीके से रेवोल्यूशन या राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नेपोलियन ने विश्व के अलग अलग देशों में फैलाया। तो उन देशों में फैलने के बाद कैसे 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे वो राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया, कैसे यहाँ पे मैजनी, काउंट काबूर या गैरीबाल्डी का योगदान अपना रहा, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, विक्टर एमानुएल द्वितीय की क्या भूमिका रही थी, इसके एकीकरण के चरण कौन कौन से थे, सेडोवो का युद्ध कौन सा था, सेडोन का युद्ध क्यों था, बिस्मार्क क्या था, उसकी नीतियाँ क्यों थी, बिस्मार्क आखिरकार हमारे देश में किसे क्यों कहा जाता है, क्या क्या रीजन थे, सब बताएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आप यहाँ पे। फिर बात आती है कि पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन, मतलब जब ये राष्ट्रीयता पूरे विश्व में फैल रही थी तो कैसे राजतंत्र समाप्त होने लगे, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। और इस कहानी में हम आपको ये भी बताएंगे कि पूर्वी समस्या क्या थी, क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ था, बर्लिन कांग्रेस क्यों हुई थी, इन सबको भी बताएंगे। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो कोई पढ़ाता नहीं है, हवा में निकाल देता है, और यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस को टच करती है। ठीक, और जब ये कवर कर लेंगे तो देखेंगे कि भाई साहब किस तरीके से साम्राज्यवाद आया। देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ज़रूरत थी कच्चे माल की और बाजार की। कच्चे माल की प्राप्ति और बाजार ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षा तब जगी जब भौगोलिक खोजें हुई, यानी कि पुनर्जागरण और प्रबोधन की भूमिका रही। सब एक दूसरे से लिंक हैं, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से लिंक है। तो वही है कि साम्राज्यवाद कैसे आया, उपनिवेशवाद कैसे आया, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनका दक्षिण पूर्व एशिया में क्या भूमिका रही, लैटिन अमेरिका में क्या भूमिका रही, साउथ अफ्रीका में क्या भूमिका रही, ऑस्ट्रेलिया में क्या भूमिका रही, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये भी देखेंगे कि वास्तव में जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है वो कैसी थी, और उस साम्राज्यवाद के बाद कैसे अब नव साम्राज्यवाद का उदय हुआ। मतलब वो साम्राज्यवाद तो उस समय था कि लोगों को अधीन बनाकर रखा जाए, आज का साम्राज्यवाद उससे अलग है ना। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से यूएसए आज भी अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को प्रमोट करता है। ठीक, और जब यही सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो उन्हीं साम्राज्यवाद को चुनौती देने के लिए कई सारी क्रांतियाँ हुई, कई सारी प्रतिक्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए। अब आपके दिमाग में आता होगा सर आंदोलन और क्रांति में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम यहाँ बता दे रहे हैं, बाकी वहाँ डिटेल में एक एक लाइन पे बताएंगे। निश्चिंत रहिए आप। आंदोलन क्या होता है, क्रांति क्या होती है, विद्रोह क्या होता है, सब बताएंगे। जन आंदोलन क्या होता है ये भी बताएंगे। एक एक वर्ड मतलब ये समझ कर चलिए कि क्या होता है ना, वो भी बताएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मतलब किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, और आज तक किसी बच्चे ने किया भी नहीं है, क्योंकि हम सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप सोच सकते हैं 9 से 10 साल से अगर हम आप ही लोगों के बीच में किसी न किसी को देखकर समझ रहे तो सबको सोच ही रहे कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, और अभी आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे दिए थोड़ा न थे, जितने मैंने क्वेश्चन रेज कर दिए वो तो अपने मन से बात बता रहा था कि आपका ये भी क्वेश्चन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और देखना आपके एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रांतियां हुई यूरोप में उनकी जिक्र करेंगे। 1830 की क्रांति कौन सी थी, फ्रांस की। 1848 की क्रांति कैसी थी, ठीक, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड पे। ठीक है, इनकी क्रांतियों की तुलना क्या थी। रूसी क्रांति 1917 से 21 की क्या थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके कारण क्या थे। बोल्शेविक क्रांति का मतलब क्या था, लेनिन व बोल्शेविक शांति के प्रस्ताव क्या था, लेनिन की साम्राज्यवादी कॉन्सेप्ट क्या था, लेनिन के वर्क कौन से थे, युद्ध साम्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या मतलब था, स्टालिन कौन था, उसकी नीतियाँ कौन सी थी, उसके कार्य कौन कौन से थे, ये सब पढ़ाएंगे। फ्रांस एवं रूस के मध्य क्रांतियों में क्या तुलना रही, मतलब रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस रहा। आप सोच भी नहीं सकते हो साहब कितने ज़्यादा टॉपिक कवर कराने हैं। फिर बात आती है चाइना के संदर्भ में कि चीन की जो 1949 की साम्यवादी क्रांति थी वो कौन सी थी। ठीक है,
इसमें इनकी परिस्थितियां कैसी थी, इनका विकास कैसे हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, इनकी सफलता के कारण क्या हुए, ये सब बताएंगे। फासीवाद क्या होता है, नाजीवाद क्या होता है, इटली में जर्मनी में किस तरीके से इटली में किस तरीके से फासीवाद का जन्म हुआ, इसके स्रोत कौन से थे, सिद्धांत कौन से थे, मुसोलिनी कौन सा था, उसका उदय कैसे हुआ, उसकी गृह नीति क्या थी, ठीक है, सिंडिकेट व्यवस्था क्या थी। आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे हो ये वाला वर्ड सिंडिकेट, ठीक है ना। तो सिंडिकेट व्यवस्था क्या थी, निगमित राज्य कौन से होते थे, मुसोलिनी की विदेश नीति क्या थी, ये सब पढ़ेंगे। मुसोलिनी को लास्ट में मारा कैसे गया ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। जर्मनी की बात अगर हम करें तो जर्मनी में कैसे नाजीवाद उत्पन्न हुआ, इटली में फासीवाद आया था, जर्मनी में नाजीवाद आया था। तो जर्मनी में किस तरीके से नाजीवाद आया, कैसे इसने वाइमर गणतंत्र और संविधान की विशेषताओं का गठन किया, कैसे वाइमर संविधान जो था वो दुनिया के अन्य संविधान से अलग था, उसकी कैसी अपनी सीमाएं थीं, जर्मन में नाजीवाद और हिटलर का उदय के कारण क्या थे, इसकी विचारधारा कैसी थी, उसकी गृह नीति कैसी थी, हिटलर की वैदेशिक नीति कैसी थी, चेकोस्लोवाकिया का क्या संकट था, म्यूनिख पैक्ट क्या होता था, रूस जर्मन अनाक्रमण संधि क्या हुई थी, सब पढ़ेंगे। पोलैंड जिस पे आज भी विवाद रहता है पोलैंड और यूक्रेन को लेकर, उसको भी कवर करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां कौन सी पनपी जो पोलैंड और यूक्रेन को लेकर आज भी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और जब इतना सब पढ़ लेंगे फिर आएगा हमारा वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, इसके कारण क्या थे, उद्देश्य क्या थे, क्या इसे रोका जा सकता था, अगर रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका, रोकने के कारण क्या थे, संधियां कौन सी थी, पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, कितना सफल था, विल्सन के 14 सूत्री फार्मूले क्या थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई कौन थी, इसमें उचित और अनुचित क्या था, इसका मूल्यांकन करेंगे, इसने किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पृष्ठभूमि दी, ये सब पढ़ेंगे, उसके प्रोविजन क्या थे, ठीक, यानी कि कारण हो परिणाम हो, ये सब हम कवर करेंगे। फिर बात आती है उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही चीज़ कि उसके क्या कारण थे, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या सुधार के प्रयास किए गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद निशस्त्रीकरण कितना ज़्यादा उपयोगी रहा, आर्थिक मंदी क्या थी, उसे उबरने के साधन क्या थे, न्यू डील पॉलिसी क्या थी, ठीक है, परिणाम क्या हुए आर्थिक मंदी के, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और फिर जब इतना हमारा कवर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध तक, तब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। बाद का विश्व का मतलब क्या, दो शक्तियों का आविर्भाव, यानी कि यूएसएसआर मतलब यूएसए, ठीक है, इन दो शक्तियों का कैसे आविर्भाव हुआ, कैसे इन दो खेमों से बचने के लिए, यानी कि नाटो यूएसए है और वार्सा यूएसएसआर है, तो इन दोनों में क्यों ये अलग अलग गुट बने और इन दोनों गुट से अलग होकर कैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बना या गुट निरपेक्ष संगठन बना, जिसको नैम बोलते हैं। यूपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार तो ऐसे ही पूछा है, 2 बार आईआर में पूछा है। तो अब आप समझ सकते हैं ये आईआर का आपका पोर्शन हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस अब आपका यहाँ से हो जाएगा पूरा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि दो शक्तियों का आविर्भाव कैसे हुआ, शीत युद्ध का क्या मतलब होता है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, शीत युद्ध के विशेष साधन कौन से थे, शीत युद्ध के कारण कौन कौन से थे, ठीक है, शीत युद्ध का उत्तरदायित्व कौन सा था, प्रगति क्या थी, देतांत या तनाव शैथिल्य की स्थिति का मतलब क्या होता है, इसका अंत क्या था, कारण क्या था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। थर्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब था, उसमें गुट निरपेक्षता का क्या मतलब था, ये अपनाने की नीति का कारण क्या था, ये कितनी सफल रही, आज कितनी प्रासंगिक है, भारत के समक्ष इसके लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या वास्तव में भारत आज भी गुट निरपेक्षता को फॉलो करता है, वास्तव में इसकी प्रासंगिकता क्या, बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। फिर बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन क्या है, यूएन को लेकर विवाद क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर क्या विवाद हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पर्पस क्या हैं, इसके अंग क्या हैं, वीटो का मतलब क्या होता है, आर्थिक संस्थाएं कैसी हैं, तुलनात्मक इसका अध्ययन करेंगे, राष्ट्र संघ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यूएन, इनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे कि दोनों में क्या, किसके पास कितनी ज़्यादा पावर थी, कौन कितना ज़्यादा सक्षम था, यूएन और थर्ड जो दुनिया है उसके मध्य क्या संबंध है, फर्स्ट दुनिया क्या होती है, अमेरिका जैसे देश, सेकेंड दुनिया कौन सी होती है, यूरोप के देश, थर्ड दुनिया जो अफ्रीका और इंडिया वगैरह, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। इंडिया की क्या भूमिका रही इसमें, इसको देखेंगे, इसके समक्ष नई चुनौतियां आज कौन सी हैं और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें करेंगे। आज यहाँ पे यूएसए की स्थिति क्या है, इजराइल को लेकर क्या इशू, ये सब करंट का हो गया ना, अब तो करंट भी यहाँ पे कवर करेंगे।
तो आप निश्चिंत रहिए। मतलब देखो यहाँ पे एक एक लाइन ये लोग देते हैं, लेकिन एक लाइन थोड़ा ना होता है, बहुत डेप्थ होता है। आप देख रहे हो कि हम एक एक टॉपिक को कितने सब टॉपिक में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है आपसे पूछेगा। ठीक, अब जब इतना देख लेंगे तो देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से कैसे देश मुक्त होते गए, कैसे लैटिन अमेरिका आज़ाद हुआ। ठीक है, इसमें बोलीवर जो था उसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष विद्रोही को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से थे। अरब विश्व के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश कैसे हुआ, मोहम्मद अली कौन सा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, मिस्र की क्या समस्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अरब लीग क्या थी उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे कि अफ्रीका में रंग भेद की शुरुआत कैसे हुई, गणतंत्र के कैसे बना, पारतंत्रता का क्या सिद्धांत था इसमें। दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे हिंद चीन का जो प्रभुत्व था उसमें फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना कैसे हुई, वियतनाम ताइवान को लेकर क्या इशू है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, और जब आपके ये सारे इशू हो जाएंगे तब हमारे कुछ और 2-3 टॉपिक यहाँ बचते हैं, विऔपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास। ठीक है, इसमें ये है विऔपनिवेशीकरण का मतलब कि उपनिवेशवाद की समाप्ति के क्या क्या कारक थे, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आज भी हम देख लेंगे कि उत्तर आधुनिकवाद एक बुक है, उसको भी कवर करा देंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी बुक है। विकास में बाधक कारक कौन कौन से थे लैटिन अमेरिका व अफ्रीका में, क्यों वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया और आज भी अफ्रीका इतना क्यों पिछड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। फिर बात आता है यूरोप का एकीकरण, यानी कि यूरोप में जो बिखराव हो गया था वो किस तरीके से बाद में एकीकरण की ओर बढ़ा, यानी कि नाटो की स्थापना कैसे हुई, यूरोपियन यूनियन की कैसे, यूरोपियन कम्युनिटी पहले थी बाद में इसे यूरोपियन यूनियन बना दिया गया। ठीक है, यूरोपीय समुदाय का सुदृढ़ीकरण कैसे और प्रसार कैसे हुआ, वर्तमान की स्थिति क्या है, नाटो का पर्पस क्या था, इसकी संरचना कैसे थी, शीतकाल में यानी कोल्ड वॉर में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, इसके सैन्य अभियान कौन से थे, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है। हाल ही में आप देखते होंगे नाटो में कोई ना कोई शामिल होता रहता है। ठीक है, अमेरिका का आप देख रही रहे रुतबा। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय कम्युनिटी क्या थी, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका मूल्यांकन क्या था, इसके विस्तार में कौन कौन सी बाधाएं थीं, इसके कार्य कौन से थे। ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया यानी कि ब्रेक्जिट, उसका क्या उद्देश्य है, क्या वो, अब देखो ये करंट का हो जाता है, ब्रेक्जिट कोई पढ़ाता नहीं है आपको, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कि वास्तव में वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब हमारा लास्ट इसमें बचता क्या है, सोवियत यूनियन का विघटन। ठीक है, कि सोवियत यूनियन का विघटन की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारक कौन कौन से थे, इस विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी, विघटन के प्रभाव कौन से पड़े थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी बताएंगे कि जो पूर्वी यूरोप था जिसमें 1989 से 2001 तक की जो राजनीति थी वो किस तरीके से परिवर्तित हुई, उसके कारक कौन से थे, घटनाक्रम कैसा था। लास्ट में जाते जाते शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, शीत युद्ध का वर्ल्ड लेवल पे कैसा फलक रहा और कैसे उसके बाद अमेरिका एक यूएसए यानी कि प्रभुत्व के रूप में उभर कर आया, और आज अमेरिका को कैसे चाइना तो चुनौती दे ही रहा है बल्कि विश्व के अलग छोटे छोटे संगठन चुनौती दे रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, ईस्ट एशिया समिट हो गया, RCEP हो गया, ठीक है, एपेक हो गया। ये सारी चीज़ें कैसे संगठन इस समय एक तरीके से आप कह सकते हो बायलैटरलिज्म को तोड़कर मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय को तोड़कर बहुपक्षीय पर काम कर रहे हैं, और आज कैसे अमेरिका की जो महाशक्ति है सुपर पावर बनने की वो डाइल्यूट हो रही है, कैसे इंडिया और चाइना ग्रो कर रहे हैं, कैसे अलग अलग कंट्री अरब जो कंट्री हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये मान कर चलिए जिस दिन आपका लास्ट टॉपिक होगा ना उस दिन के लास्ट तक करंट में यूएसए की क्या स्थिति थी वो भी कवर करा देंगे। समझ गए, इतना आपका सिलेबस है। आधे बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया होगा कि सर इतना पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे, जब इतना हमने बोल दिया आपको। सोचो इतना मैं बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे कहीं से, इतने टॉपिक जब मुझे याद हैं, सोचो याद हैं, इसके बाद इतने टॉपिक मुझे पढ़ाने भी हैं आपको, और इसमें से भी कुछ एक टॉपिक जो मैं भूल गया हूँगा वो तो बताया ही नहीं है आपको। अभी सामंतवाद को लेकर, उससे पहले की स्थिति को लेकर, उनको तो बड़े उस पर आपको कर दिया। तो आपका एक एक टॉपिक एक कवर होगा। और एक और बात आपको बताएं, जैसे हमने आपको एक एक टॉपिक बताया है ना, सब टॉपिक फिर टॉपिक, तो यही हम आपको कराएंगे। जैसे आप ये मानिए कि मान लीजिए आपकी जैसे फर्स्ट क्लास आई, ठीक है, प्रबोधन की, तो इस प्रबोधन की क्लास में हम क्या करेंगे, जब आपको क्लास देंगे ना ऐसा,
तो इस पे हम आपको पूरा एक दे देंगे प्रबोधन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि पूरी डेडलाइन कि इसके अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसमें विचारक पढ़ेंगे, कांट रूसो को पढ़ेंगे, अन्य को भी पढ़ेंगे, उपनिवेशों में कैसे इसका प्रचार हुआ, प्रभाव क्या थे, वहाँ पे भी आपको सिलेबस दे देंगे। यानी कि इस सिलेबस का एक सब सिलेबस भी आपको देते जाएंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ होगी उतने टाइम वाली, वो यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, मान लीजिए मैंने आपको प्रबोधन पढ़ाया, तो प्रबोधन आपको पढ़ा दिया, आधुनिक विचारक आपको पढ़ा दिया, केवल ये टॉपिक, ये हो गया एक वीडियो आपका, ठीक। फिर दूसरे में पढ़ा दिया उपनिवेशों में प्रबोधन का प्रसार क्या था, इसके प्रभाव क्या थे और इसकी सीमाएं क्या थी, ठीक, ये दूसरा वीडियो हो गया। तीसरे वीडियो में अलग से समाजवाद पूरा का पूरा, समझ गए। हालांकि हम आपको क्या करेंगे ना, शुरू में आपको तीनों विचारधाराएं पढ़ा देंगे, उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, क्योंकि ये सब इन्हीं चीज़ों तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। बुद्धिवाद क्या होता है, तर्कवाद क्या होता है, ये सब पढ़ा देंगे, अनुभववादी क्या होते हैं, ये सब पढ़ा देंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी तो हम आपको बता ही रहे हैं, प्रोमो है भाई, पिक्चर का ट्रेलर है ये, तो ट्रेलर तो अच्छा होना ही चाहिए ना, और पिक्चर भी अच्छी होगी, निश्चिंत रहिए आप। मतलब लॉकडाउन में अगर आपको कोई बेहतरीन पिक्चर देखने को मिलेगी बिना कहीं पे 400-500 रुपये इन्वेस्ट किए हुए, वो हमारे साथ मिलेगी, और 1 महीने तक आपको पिक्चर देखने को मिलेगी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, उधर मॉडर्न इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपके बेसिक से बेसिक डाउट हमने क्लियर कर दिए, हर एक डाउट आपके क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि इसके बाद आपका कोई संदेह नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई संदेह रह जाता है तो या तो आप हमारे नीचे दी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 24 घंटे के अंदर ज़रूर रिप्लाई देते हैं, या फिर आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर आप चाहें तो पर्सनली मैसेज कर दें प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पे, जो कि ऑनर हैं ग्रुप के, या फिर एक तरीके से आप एडमिन पे कर सकते हैं जो कि श्री IAS अकेडमी से रिलेटेड है, किसी पे भी कर दीजिए या ग्रुप में ही कर दीजिए, हम आपको ज़रूर वहाँ पे जवाब देंगे। और हमारा जो जवाब होगा वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण होगा, आपको संतुष्ट करेगा, आपकी हर एक समस्या का हर संभव तरीके से समाधान भी करेगा। तो शुरू करेंगे अपने कल से नए पार्ट में, वास्तव में पूर्व 18वीं शताब्दी से पहले के यूरोप के बारे में, क्या स्थितियां थीं, पूर्वी रोमन क्या था, पश्चिमी रोमन क्या था, कैसे जर्मनों का आक्रमण हुआ, कैसे वो टूट गया, कुस्तुनतुनिया का क्या मतलब था, ठीक है, कैसे सामंतवाद का पतन हुआ, चर्च का डोमिनेंस कैसे कम हुआ, इन सभी घटनाओं को कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको लगेगा कि वास्तव में वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे सरल सब्जेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। इस नोट्स की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे हमने ऑलरेडी आपके लिए ये पूरा का पूरा सिलेबस शेयर कर दिया है। टोटल सिलेबस पूरी हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखा था। अगर फिर भी आपके पास ना हो, वहाँ पर मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स पे, टेलीग्राम पे, हम आपको फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, कहानी समझ पाए होंगे, ये भी समझ पाए होंगे कि वास्तव में हमारा प्लान क्या है, इन फ्यूचर हम किस तरीके से आपको ट्रेन करेंगे, कैसे तैयारी कराएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर स्वस्थ रहिए।